हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन। तो हमने सेक्शन 30 तक कंप्लीट कर लिया था। हम आज कोशिश करेंगे कि हमारा पार्ट 5 और पार्ट 6 कंप्लीट हो जाए, बट जितना भी होता है हम करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 5 में जो बात करी गई है वो लैंड एक्विजिशन। जब लैंड एक्वायर करेंगे तो उस टाइम पे जो कंपनसेशन देंगे तो उसका पेमेंट जो करेंगे उस पेमेंट के बारे में पार्ट 5 में बात करी गई है। तो 35 जो सेक्शन है उसमें कहा गया पेमेंट ऑफ कंपनसेशन या फिर को डिपॉजिट करना कोर्ट में, ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑन मेकिंग एन अवार्ड अंडर सेक्शन 11 जो कलेक्टर साहब करेंगे, shall tender the payment of the compensation to the person entitled thereto according to the award। मतलब जो ऑर्डर पास होगा सेक्शन 11 के अंडर, उसमें कलेक्टर साहब अपने अवार्ड में जो भी अमाउंट मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। एंड shall pay it to them unless prevented by someone or more of the contingency mentioned in the next subsection। मतलब आगे जाके कुछ सिचुएशन बताई गई हैं कि अगर ये सिचुएशन नहीं है तो डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। सब सेक्शन 2 पे बात आती है, इफ दे शैल नॉट कंसेंट टू रिसीव इट। मतलब कंसेंट का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट करते हैं। और इफ देयर नो पर्सन कॉम्पिटेंट टू एलिनेट द लैंड, मतलब ट्रांसफर करने के लिए कोई बंदा नहीं है वहां पे। और इफ देयर बी एनी डिस्प्यूट एज टू द टाइटल और रिसीव द कॉम्पनसेशन, द कलेक्टर शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ द कॉम्पनसेशन इन द कोर्ट। मतलब ये जो सिचुएशन है, अगर कंसेंट का मतलब होता है कोई जमीन नहीं देना चाहते हैं। दूसरा केस क्या है कि कोई है ही नहीं ट्रांसफर करने के लिए, सारे कोई बंदा ही नहीं है, मतलब कोई इंसान ही नहीं है उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है। उसके अलावा तीसरा केस आता है कि कोई ऑब्जेक्शन हो रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो जो कलेक्टर साहब हैं उस अमाउंट को कहाँ पे सबमिट कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे कोर्ट में। प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन एडमिटेड टू बी इंटरेस्टेड में रिसीव सच पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट एज टू द सफिशिएंसी ऑफ द अमाउंट। और जिसको पेमेंट लेना हो कंटेस्ट करके केस को ले सकता है। प्रोवाइडेड दैट मतलब एलिनेट वाले केस में बोला है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पर्सन हु हैज रिसीव्ड द अमाउंट अदरवाइज देन अंडर द प्रोटेस्ट एज टू द एंटाइटल टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर 18। मतलब कोर्ट के थ्रू लगानी पड़ेगी फिर उसको एप्लीकेशन। इसके बाद प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन हु मे रिसीव द होल और एनी पार्ट। मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने बाद में कंटेस्ट कर दिया कि नहीं, ये जिसको कंपनसेशन मेरे बिहाफ पे दिया है इसने फ्रॉड कागज बना लिए हैं, मैं नहीं था यहाँ पे, बाद में पता चला, तो वो सारे क्लेम्स लायबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते, मतलब वो उसका राइटफुल राइट है। Notwithstanding anything in this section, the collector may, with the sanction of the appropriate government, instead of awarding a money compensation in respect of any land, make any arrangement with the person having a limited interest in such land। For example, exchange का प्रोसेस है ये कि फॉर एग्जाम्पल लैंड के बदले वो कोई अमाउंट नहीं लेना चाहता है तो कुछ पोर्शन ऑफ लैंड देते हैं उसको, ठीक है ना, इक्विटेबल जिसकी वैल्यू हो। इसके बाद नथिंग इन दिस लास्ट फॉरगोइंग सबसेक्शन शैल बी कंस्टिट्यूट टू इंटरफेयर विद और लिमिट द पावर ऑफ द कलेक्टर टू एंटर इनटू दी। मतलब कलेक्टर के पास सारी पावर्स हैं, वो उसको जैसा ठीक लगता है कोर्ट में सबमिट कर दे, मतलब जैसे भी लैंड एक्वायर करना चाहे वो कर सकता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड्स बिलोंगिंग टू पर्सन्स इनकॉम्पिटेंट टू एलिनेट। मतलब जो लोग मतलब किसी सफरिंग्स की वजह से मतलब कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस की वजह से लैंड को एलिनेट मतलब ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जो मनी वो कहाँ डिपॉजिट होगा, इन्वेस्ट होगा। If any money shall be deposited in court under the last preceding section, and it appears that the land in respect whereof the same was awarded belonged to any person who had no power to it। अब किन किन को पावर नहीं होगी, order the money to be invested in the purchase of other lands to be held under the like title and conditions of। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्लेम किया, वो क्लेम सही नहीं है, मतलब एलिजिबल फिर भी नहीं हुआ, तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने में जो हमने डिपॉजिट अमाउंट किया था कलेक्टर साहब ने उसका यूज कर लिया जाएगा। या फिर इफ सच परचेज कैन नॉट इफेक्टेड forthwith then in such government or other approved securities as the court shall think fit। और फिर अगर वो जो लैंड एक्वायर कर रहे थे वो उस पर्पज के लिए यूज नहीं हो तो फिर उस अमाउंट को कहीं और यूज कर लेंगे, ठीक है। एंड shall direct the payment of the interest or the other proceedings arising from such investment to the person or the person who would for the time being have been entitled to the possession of the said land। और उसका जो इंटरेस्ट है वो जो उसका ओरिजिनल ओनर है, ठीक है ना, उसको दे दिया जाएगा। एंड सच मनी शैल रिमेन सो डिपॉजिटेड एंड इन्वेस्टेड अंटिल द सेम बी अप्लाइड। और वो जो जब तक मतलब सिंपल सी बात ये है इसमें
इन्वेस्ट किस सिचुएशन में करेंगे, कोई अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाया, सिंपल सी बात है, कोई अपना मालिकाना हक प्रूव नहीं कर पाया, उस केस में उसके पैसे को जब तक इन्वेस्ट करके रखेंगे, कहाँ कहाँ पे, इन दो जगहों पे, तब तक इन्वेस्ट करेंगे तो कब उसका टाइटल प्रूफ नहीं होगा। जब टाइटल प्रूफ होगा वो लैंड ले सकता है। इन परचेज ऑफ सच अदर लैंड्स इन पेमेंट टू एनी पर्सन बिकमिंग एब्सोल्यूट एंटाइटल्ड टू, ठीक है ना। सबसेक्शन 2 में आता है, इन केस इन ऑल केसेस ऑफ मनी डिपॉजिटेड टू विच दिस सेक्शन अप्लाई द कोर्ट शैल ऑर्डर द कॉस्ट एज टू द फॉलोइंग मैटर्स। वो कॉस्ट लगा सकती है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये किस बेसिस पे किया, अगर इलीगल अवार्ड तो पास नहीं कर दिया, अभी कॉस्ट पास कर सकती है, द कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, के इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया उस पर कॉस्ट लगा सकती है प्रिंसिपल मनी पे, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिट इन अदर केसेस, when any person shall have been deposited in court under this act for any cause other than mentioned in the last preceding section, the court may on the application of any party interested or claiming an interest order the to be invested। मतलब कोई पार्टी क्लेम कर रही है, जो हमारे अब तक केस फाइनल नहीं हो रहा था, अब आप हमारे इस अमाउंट को इन्वेस्ट करवा दीजिए, एप्लीकेशन देके, तो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। इंटरेस्ट के लिए मतलब क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑर्डर दे सकती है। कौन, व्हेन द अमाउंट ऑफ सच कंपनसेशन इज नॉट पेड और डिपॉजिटेड, अगर पेड भी नहीं हुआ, डिपॉजिट भी नहीं गया कोर्ट में, तो कलेक्टर को कितना पेमेंट करना होगा, 9% पर एनम के हिसाब से करना होगा। कितना, shall be payable from the date of expiry of the said period of 1 year on the amount of compensation और part, 1 साल के बाद, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है पार्ट 6। पार्ट 5 हमारा खत्म हो गया, अब आता है हमारा पार्ट 6, टेम्पररी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, मतलब टेम्पररी ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट और एरेबल लैंड प्रोसीजर व्हेन डिफरेंस एज टू कंपनसेशन एग्जिस्ट। इसमें कहा गया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 7, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो है, whenever it appears to the appropriate government that the temporary occupation and use of any waste arable land are needed for any public purpose, मतलब कोई खराब लैंड पड़ी है जो किसी के यूज की नहीं है और उसको लगता है कि इसको एक्वायर करना चाहिए या तो पब्लिक पर्पज के लिए किसी कंपनी के लिए, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है और कलेक्टर उसको कर सकते हैं, एक्वायर प्रोक्योर कर सकते हैं, एज इट shall think fit, not exceeding 3 years from the date of such occupation। 3 साल के भीतर भीतर, 3 साल के बाद नहीं कर सकते हैं, जब से वो टेम्पररी ऑक्यूपेशन हुई है, नोटिफिकेशन की बात हुई है बेसिकली। इसके बाद आते हैं क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 पे, द कलेक्टर शैल देयर अपॉन गिव नोटिस इन राइटिंग टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच लैंड ऑफ द पर्पस ऑफ फॉर विच द सेम इज, मतलब वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, टेम्पररी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं वेस्ट लैंड में, उनको 3 साल हुए हैं और लैंड एक्वायर करना चाहती है, तो 3 साल के अंदर नोटिस देगी उन सबको और उनसे कहेगी कि कोई ग्रॉस सम ऑफ मनी ले लो या फिर मंथली या पीरियडिकली पेमेंट्स ले लो, उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, जो भी कलेक्टर को ठीक लगता है वो करके लैंड एक्वायर कर लेंगे। इन केस द कलेक्टर एंड द पर्सन इंटरेस्टेड डिफर एज टू द सफिशिएंसी ऑफ द कंपनसेशन, और अगर कोई मैटर सामने आता है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है कि ये जो कंपनसेशन मिल रहा है ये ठीक नहीं है, तो कलेक्टर रेफर कहाँ कर देंगे, कोर्ट, ठीक है ना। इसके बाद आता है पावर टू एंटर एंड टू टेक पोजीशन, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि कलेक्टर के पास पावर है पोजीशन लेने की और कंपनसेशन ऑन रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन कर रहे हैं दोबारा से, जैसे टाइम पीरियड लैप्स्ड हो गया तो लैप्स के बाद दोबारा जाते हैं तो उसके लिए भी कंपनसेशन देने की, ऑन पेमेंट ऑफ सच कंपनसेशन और ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑफ सच एग्रीमेंट और मेकिंग or on making a reference under section 35 the collector may enter upon and take possession on expiry of the term the collector shall make, और अगर वो टाइम पीरियड निकल चुका है कि हमें इतने टाइम पीरियड के अंदर ही वो लेना था पोजीशन, मतलब कब्जा लेना था, तो फिर दोबारा से कंपनसेशन दे देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट इफ द लैंड हैज बिकम परमानेंटली अनफिट टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस of which it was used immediately before the commencement of such term, and if the person interested shall so require, the appropriate government shall proceed under this act to acquire the land as it was needed permanently for a public purpose or company। ठीक है, इसमें वही बात करी गई है कि कोई लैंड अगर परमानेंटली अनफिट हो गई है दोबारा से, तो फिर उसका प्रोसीजर उसी तरीके से चलेगा जैसे उसको कोई और लैंड ढूंढनी हो। इसके बाद आते हैं 37 में, डिफरेंस एज टू कंडीशन ऑफ अ लैंड इन केस द कलेक्टर एंड द पर्सन्स इंटरेस्टेड डिफर एज टू द कंडीशन ऑफ द लैंड एट द एक्सपायरेशन of the term or as to matter connected with the said agreement, the collector shall refer such difference of the decision of the court। देखो सिंपल सी बात इसमें ये है कि कंडीशन का मतलब है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज करके ही एक्विजिशन होता है, अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट होता है
ठीक है ना, एप्लीकेंट के साथ, तो फिर वो मैटर कहाँ पे जाएगा, कोर्ट में जाएगा। ये ऑमिट हो चुका है। कंपनी में ऑथराइज टू एंटर कंपनी नहीं कर सकती, केवल कलेक्टर ही कर सकते हैं, पावर जिसको है। तो ये ऑमिट हो चुका है। 38 सेक्शन 38A में इंडस्ट्रियल कंसर्न टू बी डीम्ड कंपनी फॉर सर्टेन पर्पसेस। अब कुछ इंडस्ट्रियल पर्पसेस हैं जिनको कंपनी माना जाएगा एक्विजिशन के लिए। क्या क्या है वो? तो वो है जहाँ पे 100 लोगों से कम काम करते हैं, इंडस्ट्रियल कंसर्न बाय एन इंडिविजुअल और बाय एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स नॉट बीइंग अ कंपनी डिजायरिंग टू एक्वायर लैंड फॉर द इरेक्शन ऑफ ड्वेलिंग हाउसेज। मतलब बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, ये जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, रियल एस्टेट कंपनी जो होती हैं, उनके बारे में इसमें बात करी गई है। इसके बाद है 13 में प्रीवियस कंसेंट ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट नेसेसरी। तो जब द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 to 16 बोथ इंक्लूसिव एंड 18 से 37 बोथ इंक्लूसिव shall not be put in force in order to acquire land for any company। मतलब 6 से लेके 16 तक और 18 से लेके 17 तक, मतलब 6 से लेके 17 तक एक्सेप्ट, वो 6 से लेके 37 तक एक्सेप्ट 17, ये आप ऐसे याद कर लो। ये जो सेक्शन है, ये अगर किसी कंपनी के लिए लैंड एक्वायर होगी तो ये सारे प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। अनलेस विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द, हाँ किसी स्पेसिफिक केस में अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जरूरत है कंसेंट की, तब करेंगे। के बाद प्रीवियस इंक्वायरी करेंगे। प्रीवियस इंक्वायरी में क्या है, सच कंसेंट शैल नॉट बी गिवन अनलेस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बी सेटिस्फाइड। कंसेंट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, उसके पहले वो इंक्वायरी करवाएंगे। अब इंक्वायरी किस पर्पस के लिए हो सकती है? पर्पस ऑफ द एक्विजिशन इज टू ऑब्टेन लैंड फॉर द इरेक्शन ऑफ ड्वेलिंग हाउसेज और द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम बिल्डिंग और वर्क और a company which is engaged in taking steps for engaging itself in an industry or work public purpose। मतलब जो कंपनीज भी होनी चाहिए, जो वर्क भी होनी चाहिए, पब्लिक पर्पस, सोसाइटी, essential एम्यूनिटी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। Such inquiry shall be held by such officer and at such time and place as the appropriate government shall appoint। तो जो इंक्वायरी होगी, अपॉइंटमेंट्स होंगे, वो कौन अपॉइंट करेंगे? तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। सच ऑफिसर, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं? किसी को बुला सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं, अटेंडेंस विटनेसेस की कर सकते हैं। किस लॉ के तहत? एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। एग्रीमेंट विद इनअप्रोप्रिएट, वो एग्रीमेंट विद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। If the appropriate government is satisfied after considering the report, if any of the collector। अभी कंपनी के केस में बात करिए, अरे कंपनी किसी लैंड को एक्वायर करना चाहती है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की कंसेंट जरूरी, तो वो पहले इंक्वायरी करेगी, फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखी होंगी? पेमेंट टू दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ट्रांसफर ऑन सच पेमेंट की कितना लैंड ट्रांसफर हो रहा है, क्या किस टर्म्स पे हो रहा है, और वेयर द एक्विजिशन इज फॉर पर्पस ऑफ इरेक्टिंग ड्वेलिंग हाउसेज, और पर्पस लिखा जाएगा उसमें कि एक्विजिशन का पर्पस क्या है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। इसके बाद आते हैं वेयर द एक्विजिशन इज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और कंपनी विच एंगेज, और कोई इंडस्ट्री या कोई वर्क काम खोलना चाहती है पब्लिक पर्पस के लिए, तो द टाइम विद इन विच एंड द कंडीशन ऑन विच द बिल्डिंग और वर्क शैल बी कंस्ट्रक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, वो भी चीज इसमें मेंशन होंगी। वेयर द एक्विजिशन इज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी अदर वर्क, द टाइम विच इन, मतलब जो भी कुछ है, देखो पर्पस, टाइम, पेमेंट, ये चीजें मेंशन होंगी इस एग्रीमेंट। फिर वो एग्रीमेंट 42 में जाके पब्लिश होगा, कहाँ पे? ऑफिशियल गजेट में। फिर 43 में क्या गया कि 39 से 32 अप्लाई नहीं होंगे, जहां पर वेयर गवर्नमेंट बाउंड बाय एग्रीमेंट टू प्रोवाइड लैंड फॉर कंपनीज। तो 43 सेविंग क्लॉज है कि यहाँ पे इन स्पेसिफिक कंपनीज के लिए गवर्नमेंट को लैंड देनी ही पड़ेगी। कौन कौन से एरियाज हैं वो? रेलवेज हैं, ठीक है ना। फॉर द पर्पस ऑफ अंडर एग्रीमेंट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड लैंड और एनी रेलवे और अदर कंपनी। अभी अदर कंपनी की शेड्यूल लिस्ट है, ठीक है ना, तो इन कंपनी के लिए गवर्नमेंट बाउंड है। 39 से 42 कोई के रूल्स कोई भी अप्लाई नहीं होंगे वहाँ पे, मतलब वहाँ एग्रीमेंट नहीं होगा, वहाँ पे सर्वे नहीं होगा, इंक्वायरी नहीं होगी, ये सारी चीजें नहीं होंगी। 44 में है कि रेलवे के जो कंपनी के जो एग्रीमेंट्स अप्रूव्ड कैसे होंगे? इन द केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द पर्पस ऑफ रेलवे कंपनी, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 43 may be proved by the production of a printed copy thereof purporting to be printed by order of a government। अब गवर्नमेंट एक सर्कुलर जारी करेगी, ऑर्डर जारी करेगी, तो वही एक प्रूव होगा कि गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करी है, ठीक है ना। अब 44 में रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर।
अब ये जो लैंड है जो गवर्नमेंट ट्रांसफर लेगी, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकती किसी में। कैसे नहीं कर सकती? सेल नहीं कर सकती, मॉर्गेज नहीं कर सकती, गिफ्ट नहीं कर सकती। शैल बी एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द सेड लैंड और बाय सेल, गिफ्ट और अदरवाइज एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब जो भी इस एक्ट के तहत लैंड एक्वायर हुई है, उसके लिए अगर कोई गिफ्ट, सेल, मॉर्गेज या लीज करनी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी परमिशन चाहिए होगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। ठीक है। 44B में पढ़ते हैं, तो 44B में है लैंड नॉट टू बी एक्वायर्ड अंडर दिस पार्ट एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पर्पजेज फॉर प्राइवेट कंपनीज। अब इसमें सिंपल से हो गया, प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के बीच डिफरेंस बताया गया कि किन लॉन लैंड नॉट टू बी एक्वायर्ड अंडर दिस पार्ट एक्सेप्ट, कि मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए एक सर्टेन पर्पस ही बता रखा है, उसी के लिए लैंड एक्वायर हो सकती है। बाकी और किसी हर पर्पस के लिए कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए लैंड एक्वायर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कोई डिफेंस के लिए काम करना चाहती है, कोई रेलवे के लिए काम करना चाहती है, इन पर्पसेस की बात हो रही है। इसके बाद हम इतना ही रहने देते हैं, वो हमारा पार्ट 8 रह गया, लास्ट पार्ट रह गया। अब 45 से लेके हमारे बस 55 तक 10 सेक्शंस रह गए हमारे। कल हमारी खत्म हो जाएगी ये, क्या कहते हैं, लैंड लैंड एक्विजिशन एक्ट कल हमारा खत्म हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। कल हमारे 4 एक्ट खत्म हो जाएंगे, डीडी एक्ट, दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट, एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट। ठीक है। हमारी डेली क्लासेस होती हैं, हम राइट टू फेयर कम 3 एक्ट हम करवा रहे हैं जी मीट पे, और यूट्यूब पे भी क्लासेस पढ़ेंगी, लेकिन हम जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए जी मीट पे क्लासेस करवा रहे हैं, उसको हम 15-20 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। बेसिकली हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे, अब जल्दी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे। जैसे हम राइट टू फेयर का अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स। अब जो क्लासेस आया करेंगे वो दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स की क्लासेस आया करेंगी आपके पास। ठीक है ना। मैं इसको शॉर्ट कंसाइज वे में बना के पीडीएफ फॉर्म में तब जाके कोशिश करूंगा कि आपको समझाना चाहूँ, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल एक्ट है। ठीक है ना। उसको हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे हम, अगर बेर एक्ट भी हुई और कुछ नोट्स मिले तो हम उस तरीके से पढ़ेंगे उसको, या फिर बेर एक्ट से ही पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे उसको। ठीक है ना। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 7 से 8 दिन का टाइम लगेगा। तो आप ये मान लीजिए 15 तारीख तक, 15 या 16 तक हमारा, 16-17 तक मान लीजिए, 17 तक हमारा खत्म हो जाएगा दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स। फिर इसका हमारे पास बचेंगे 2 एक्ट केवल, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड हमारा पंजाब लैंड रेवेन्यू। उसमें आप प्रॉक्सी मान लीजिए 300 सेक्शंस होंगे आपके। तो 300 सेक्शंस अगर हम, फिर हमें ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा, तो 20 दिन और हमें लग जाएंगे, तो लगभग 5 दिसंबर तक। कोशिश है नवंबर में आपका लॉ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो 5 या 6 दिसंबर तक आप मान लीजिए कि हम लॉ का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जितने ज़्यादा जल्दी वीडियोस डाल सकूँ उतने ज़्यादा जल्दी डालूँ। मैं सोच रहा हूँ आधा घंटा 1 घंटे की वीडियोस डालूँ, जिसमें बहुत कुछ आपको बता सकूँ। ठीक है। और हमारी बुक तैयार है, 10 तारीख को लॉन्च हो जाएगी, हमारी बुक रिलीज हो जाएगी। बहुत बच्चों ने तो खरीद भी ली है हमारी बुक। अगर आपको खरीदनी है, 349 में 600 एमसीक्यूज की क्वेश्चन बैंक है। ज़्यादा ही क्वेश्चन है, कम तो नहीं है, क्योंकि देखो 550 क्वेश्चन तो हम उसमें दे रहे हैं, 150 टेलीग्राम के क्वेश्चन हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 700 क्वेश्चन तो यही है। लगभग 150 क्वेश्चन मैं आपको लास्ट टाइम पे दूंगा एग्जाम से पहले लॉ के, वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है। और बस यही है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो फिर एक स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाने की सोच रहा हूँ, वो भी बनाऊंगा मैं। तो फिर हम अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक पिन कमेंट में रहता है हमारे, हम वहाँ से जाके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। और बेस्ट ऑफ लक। नोट्स अगर कोई लेना चाहे तो 20 नवंबर को हमारे नोट्स रिलीज हो जाएंगे, और कोशिश है पहले हो जाए, लेकिन 20 नवंबर हमारी कट ऑफ डेट है। हम डेट इसलिए बता देते हैं कि हम पहले भी कर देते हैं, लेकिन मतलब जब तक तो डेफिनेटली होते हैं, मतलब जो डेट बता दी उस दिन तो पक्का आपको मिलेंगी। जैसे हमारा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बैंक था, हमने लैंड रेवेन्यू पहले ही दे दी, लेकिन हमारी 10 को पूरी ही रिलीज हो जाएगी, सारे क्वेश्चन हमारे तैयार हुए पड़े हैं। ठीक है ना। थोड़ा बहुत काम है, डीडी के कुछ क्वेश्चन पे मैं काम कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं उसमें, तो तब 550 क्वेश्चन आए, वरना 500 क्वेश्चन हमारे वो थे, 150 क्वेश्चन वो थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से थे, तो 650 थे, अभी 700 क्वेश्चन हो जाएंगे, और लगभग इंक्लूडिंग टेलीग्राम क्वेश्चन 700 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना। नोट्स लेने हैं, नोट्स ले लेना, पार्ट 1 के पूरे नोट्स हैं,
और कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मैथ के डाल दिए, रीजनिंग के भी मैं डाल दूंगा। ऑलमोस्ट सब कुछ आपका हो जाएगा कवर। हाँ, आपका बस क्या रह जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश आप अपने एंड से कर लेना, बाकी सारा हम सपोर्ट आपको दे रहे हैं। अगर आप 15 नवंबर से पहले हमारा कोई भी एक मतलब 349 वाला अगर हमारा आप कोर्स ले लेते हैं, हमारा क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं, तो फिर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। 719 में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन आप 15 के बाद लेते हैं तो आपको सेपरेट ही मिलेगा। क्वेश्चन जो हमारे नोट्स हैं वो 469 के हैं, और हमारे जो ये क्वेश्चन बैंक है वो 349 का, ठीक है ना। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक। कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपके नियर बाई में कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।